हम देखते हैं कि अन्ना ने वो फूल तोड़ लिए हैं और सेवन हॉल्ट बहुत खुश है कि अन्ना उसके पापा के लिए फूल लेकर जा रही है। लेकिन मिस सटेज के मन में कुछ और ही पक रहा है। वो सेवन हॉल्ट को देखकर सोचती है, छोटे मास्टर, आप किस तरह का मजाक प्रैंक प्लान कर रहे हो? लॉनवर्न खानदान का ये छोटा शैतान सेवन हॉल्ट। मिस सटेज को लगता है कि सेवन हॉल्ट ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे अपनी माँ की कमी खलती है। वो सोचती है, मैं समझ सकती हूँ, मैं भी अपने पापा का ध्यान खींचने के लिए बचपन में ऐसे ही पंगे लेती थी। छोटे मास्टर, आप जो ये खतरनाक खेल खेल रहे हो, शायद इसीलिए क्योंकि आपको एक माँ का प्यार चाहिए। अगर लॉर्ड मार्कस किसी नई औरत को घर ले आते हैं तो शायद आप खुश हो जाएं और मैं इसमें आपकी मदद करूंगी। लेकिन मिस सटेज का असली डर कुछ और है। वो डरती है कि मार्कस ने अगर अन्ना को एक खिलौना समझ लिया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वो सोचती है, मार्कस जिस खिलौने को एक बार चुन लेता है उसे कभी नहीं छोड़ता और उन सब का अंत बहुत बुरा होता है। अगर इस बार उनका खिलौना अन्ना है तो मैं इस खेल में आपका साथ दूंगी छोटे मास्टर। हम दोनों एक ही टीम में हैं। उसी वक्त मैंशन के बाकी सर्वेंट्स में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई डर से कांप रहा है। क्या तुमने सुना? किसी ने मार्कीज के गार्डन से फूल तोड़ने की हिम्मत की है। दूसरा सर्वेंट बोलता है, कौन है वो पागल? क्या वो मरना चाहती है? भले ही वो मार्कीज की पर्सनल मेड हो, पर उसे ये गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए थी। अब वो शैतान मार्कस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी मार्कस का खास सर्वेंट बर्ट वहां आ जाता है और गुस्से में पूछता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? जल्दी जवाब दो। दूर खड़ी मिस सटेज ये सब देखकर मुस्कुरा रही है। उसे लग रहा है कि अब अन्ना का पत्ता साफ हो जाएगा और वो हमेशा के लिए उसके रास्ते से हट जाएगी। वो मन में बोलती है, अलविदा अन्ना, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। और उधर मार्कस को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में लाल होकर कहता है, क्या मेरी पर्सनल मेड ने ये किया है? मार्कस का गुस्सा आग की तरह भड़क उठता है जब उसे पता चलता है कि एना ने गार्डन से फूल तोड़े हैं। वो माली पर चिल्लाता है, उसकी हिम्मत कैसे हुई? और तुम कहां थे जब ये सब हो रहा था? माली डरते हुए कहता है, सर, मुझे लगा सब ठीक है क्योंकि छोटे मास्टर सेवन हॉल्ट उनके साथ थे। मुझे नहीं पता था कि वो मेड इतनी बदतमीज निकलेगी। मैंने सुना है कि वो मार्कस की पर्सनल मेड होने के घमंड में बहुत उड़ रही है। मार्कस गुस्से में पूछता है, उसने उन फूलों का क्या किया? माली जवाब देता है, सर, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, पर सुना है वो ये फूल किसी को गिफ्ट देने वाली है। ये सुनते ही मार्कस का दिमाग घूम जाता है। गिफ्ट? क्या उसे पता भी है कि वो फूल क्या है? वो मेरी मरहूम बीवी लेट मार्कीज के लिए लगाए गए फूल है। मार्कस आगे बोलता है, मुझे लगा था मैं किसी चीज से प्यार नहीं करता, पर मैं गलत था। वो फूल मेरी बीवी की निशानी है। माली, इस लापरवाही की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। इसे अभी के अभी यहां से हटा दो, खत्म कर दो। वो बेचारा माली चिल्लाता रह जाता है, सर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, रहम कीजिए। पर मार्कस का दिल पत्थर का हो चुका है। मार्कस अपने मन में गुस्से से जलता है, ऐना, तुमने उन फूलों को किसी और को देने की हिम्मत की। इन्हीं हाथों से तुमने उन्हें तोड़ा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मौत को दावत दी है। तुम पागल हो चुकी हो। इधर मेड ऐना से कहती है, तुम्हें पता था ना कि ये कितना खतरनाक है, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? ऐना कुछ नहीं बोलती। तभी बर्ट वहां आती है और कहती है, ऐना, मास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ऐना जब मार्कस के पास जा रही होती है तो वो बर्ट का चेहरा देखकर डर जाती है। वो सोचती है, मैंने बर्ट को कभी इतना ठंडा और खामोश नहीं देखा। सबको लग रहा है मैंने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा सिर्फ मौत है, पर मैं मौत से नहीं डरती। ऐना मार्कस के कमरे में पहुंचती है। वो अपने मन में बोलती है, मैंने ये जानबूझकर किया है। मैं मार्कस को टेस्ट करना चाहती थी कि क्या मुझे उसे प्यार करने की इजाज़त है या नहीं। क्या मैं उसके लिए कुछ मायने रखती हूं या सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हूं? मार्कस उसे देखकर ठंडी आवाज में बोलता है, तो तुमने सच में वही किया जो तुम करना चाहती थी? मेरे पीछे से तुमने मेरी बात टाल दी? मार्कस गुस्से में ऐना की तरफ देखता है और कहता है, तो तुमने सच में वही किया जो तुम करना चाहती थी? मेरे पीछे से तुमने मेरी बात टाल दी? मैंने सुना है तुमने गार्डन से फूल तोड़े हैं। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि वो गार्डन क्या है? सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा नर्म हूं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को मार्कीज समझने लगो। अगर तुम्हें फूल चाहिए ही थे तो कल मुझसे मांग सकती थी, पर ऐसे चोरी छुपे तोड़ना, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐना खामोशी से मार्कस की बातें सुनती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, लेकिन
मेरे फूल तोड़ने की वजह वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मार्कस हैरानी से पूछता है, क्या मतलब? क्या तुमने वो फूल अपने लिए नहीं तोड़े? मैंने सुना है सेवन हॉल्ट और मिस सटार्स तुम्हारे साथ थे। क्या उन्होंने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया? एना साफ इनकार कर देती है। सॉरी, पर यह भी वजह नहीं है। मैंने ये अपनी मर्जी से किया है, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। मार्कस ये सुनकर दंग रह जाता है। अगर वो मजबूर होती तो मार्कस उसे शायद माफ कर देता, पर एना का ये कहना कि उसने ये सब जानबूझकर किया है मार्कस के गुस्से को और भड़का देता है। वो गुस्से में पूछता है, किसी ने मजबूर नहीं किया? ठीक है, तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो। वो फूल अब कहाँ है? किसे दिए तुमने वो फूल? एना हकलाती हुई बोलती है। क्या? मार्कस चिल्लाता है, मेरे सवाल का जवाब दो, या तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है? क्या तुमने वो फूल उस जोसियन को दिए हैं जो तुम्हारे साथ उस दुनिया से आया है? क्या तुम डर रही हो कि अगर तुमने सच बताया तो मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा, या फिर कोई और मर्द है तुम्हारी जिंदगी में? जवाब दो मुझे। अन्ना हैरानी से पूछती है, आप अचानक ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा और जोसियन का ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। मार्कस कहता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, मैं इतना नादान नहीं हूं। तुम हमेशा से ऐसी ही थी। तुम्हारे दिल में कोई और मर्द है और तुम मेरे साथ होने का सिर्फ नाटक कर रही हो। तुम दोबारा यहां से भागने की कोशिश कर रही हो ना? अन्ना अपने मन में सोचती है, ये मुझ पर ऐसे इल्जाम क्यों लगा रहा है और इसे मेरे आसपास के मर्दों से इतनी चिढ़ क्यों है? मैंने इसकी मरहूम बीवी के फूल तोड़े हैं, पर इसे उसकी फिक्र नहीं। इसे फिक्र है कि मैं फूल किसे दिए हैं। फिर वो मार्कस से पूछती है, क्या वो फूल आपके लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मार्कस बोलता है, अगर मैं कहूं कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो क्या तुम मुझे उस कमीने का नाम बताओगी जिसे तुमने वो फूल दिए हैं? अभी के अभी वो फूल यहां लेकर आओ। अन्ना बिना कुछ बोले मुड़ी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। मार्कस को समझ नहीं आया कि वो कहां जा रही है। वो पीछे से चिल्लाया, रुको, कहां जा रही हो तुम? अन्ना ने पलट कर देखा और बस इतना कहा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूं। और वो सीधा मार्कस के ऑफिस रूम की तरफ चली गई। अन्ना मार्कस के ऑफिस रूम में फूलों से भरा गुलदस्ता यानी वेस लेकर आती है और कहती है, मैंने लिटिल मास्टर से सुना था कि आपको ये फूल पसंद है, इसलिए मैं ये आपके लिए लाई हूं। सच कहूं तो मैं आपके चेहरे पर वो मुस्कान दोबारा देखना चाहती थी, माय लॉर्ड। मार्कस ये सुनकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एना ने ये फूल किसी और के लिए नहीं बल्कि उसके लिए तोड़े हैं। एना आगे बोलती है, इन फूलों का रंग बिल्कुल आपकी आंखों जैसा है, इनकी खुशबू बहुत प्यारी है और जब गार्डन के सारे फूल खिल जाएंगे तब मैं वो मंजर आपके साथ देखना चाहती हूं। मार्कस अचानक एना का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस कश्मकश में फूलों का गुलदस्ता जमीन पर गिर जाता है। मार्कस अपने मन में तड़पते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए बीमार हो चुका हूं एना, मैं थक गया हूं। जितनी बार मैं तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश करता हूं, तुम मेरे दिल की हर दीवार तोड़ देती हो। तुम वही हो जिससे मैंने प्यार किया और तुमने ही मुझे इस तबाही की खाई में धका दिया है, बिल्कुल उसकी, मार्कीज की तरह। इसके बाद मार्कस एना को किस करता है। थोड़ी देर बाद मार्कस दरवाजा बंद कर देता है और उसके बाद उन दोनों के बीच इंटेंस मोमेंट्स होते हैं। सीन शिफ्ट। मैंशन के दूसरे हिस्से में लोग हैरान हैं। सर्वेंट्स बातें कर रहे हैं। इतना बड़ा पंगा होने के बाद भी एना को कुछ नहीं हुआ। मार्कस ने उसे सजा देने की जगह और भी ज्यादा अहमियत दी है। लगता है एना किसी भी वक्त इस घर की मार्कीज बन सकती है। जोसियन ये सुनकर गुस्से से पागल हो जाता है। वो सोचता है, अगर एना मार्कीज बन गई तो वो सबसे पहले मेरी पीठ में छुरा घोपेगी। उसे एना की धमकी याद आती है, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। जोसियन सोचता है, मुझे मार्कस के करीब पहुंचना होगा, पर मेरी हैसियत अभी ऐसी नहीं है। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो मार्कस के करीब हो और जो एना से नफरत करता हो। तभी उसे मिस सटेज का ख्याल आता है। वो सोचता है, हाँ, मिस सटेज ही वो औरत है जो मार्कस के दिमाग से खेल सकती है। उसे भी एना का मार्कीज बनना बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वहीं पास खड़ी मिस सटेज सर्वेंट्स की बातें सुन रही थी। वो आगे आकर उन्हें धमकाती है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी जोर से चिल्लाकर बातें करने की? क्या तुम भूल गए कि ये लॉन वन है? अगर मास्टर ने सुन लिया तो तुम्हारी जुबान कटवा देंगे। चलो भागो यहां से। सर्वेंट्स डरकर वहां से भाग जाते हैं। मिस सटेज अपने मन में जलती भूनती सोचती है, ये कीड़े मकोड़े मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। सब उस एना की वजह से हो रहा है। उसे सजा मिलने की जगह बेचारा माली मारा गया। मार्कस को उसके फूल इतने पसंद आए। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सेवन हॉल्ट कहता है, लगता है पापा को एना का गिफ्ट बहुत पसंद आया। मिस सटेज हैरानी से पूछती है, क्या मतलब? उसने गार्डन के फूल तोड़े और उसे सजा नहीं मिली? सेवन हॉल्ट मुस्कुरा कर कहता है, कौन जाने पापा के दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है।
मिस सटेज अब पूरी तरह से बदला लेने के लिए तैयार है। वो गुस्से में सोचती है, मैं इस घटिया लड़की के साथ कैसे निपटूं? मैं इस हकीर ऐना को यहां रहने नहीं दूंगी। तभी उसकी नज़र जोसियान पर जाती है। मिस सटेज उसे देखते ही नफरत से कहती है, ओए, अपनी बहन पर नज़र रख। उसकी ये सारी होशियारी इस लॉनवन मैंशन से हमेशा के लिए मिटा दी जाएगी। जोसियान एक कमीनी मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता था आप यही कहेंगी। आपको भी तो यही चाहिए ना? आपको ऐना और मार्कस के रिश्ते की असलियत पता है। मिस सर्टेज को लगता है जोसियन उसे धमका रहा है। वो भड़क कर बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे लगता है कि तेरी बहन मार्कीज बन जाएगी और तू मार्कस का खास बन जाएगा? जोसियन तुरंत हाथ जोड़कर कहता है, अरे नहीं मिस सर्टेज, एक मामूली नौकरानी कभी मार्कीज नहीं बन सकती। सच तो यह है कि मैं भी वही चाहता हूं जो आप चाहती हैं, अन्ना को मार्कस से दूर करना। मिस सर्टेज हैरानी से पूछती है, अपनी ही बहन को मार्कस से दूर करना चाहते हो? जोसियन झूठ बोलते हुए, हाँ, मैं नहीं चाहता मेरी बहन किसी धोखे में जिए। एक भाई होने के नाते मुझे दुख होता है। हमें बस उनके रिश्ते में एक दरार, क्रैक पैदा करनी है। लेकिन मैं तो एक मामूली अस्तबल का नौकर हूं, मार्कस तक मेरी पहुंच नहीं है। पर मिस सटेज, आप तो उनके बहुत करीब हैं। हमारा मकसद एक ही है, क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें? मिस सटेज गुस्से में हंसती है और कहती है, तुम मेरी मदद करोगे? एक मामूली नौकर? अपनी औकात मत भूलो। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी बहन को काबू में रखो, समझे? जोसियन बाहर से ठीक है कह देता है, पर अपने मन में सोचता है, देखते हैं मिस सटेज आप ये घमंड कब तक बरकरार रखती हैं। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग सीधा 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। मैंशन में काम करने वाली मेड्स ऐना को देखकर खुश हो जाती हैं और कहती हैं, ऐना, हमें तुम्हारे साथ काम करना बहुत पसंद है। यहाँ सर्वेंट्स कम हैं और अब एक खास मेहमान आने वाली है, तो तैयारियां बहुत ज्यादा है। ऐना उन्हें ऑफर करती है, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी मार्किस को अभी मेरी जरूरत नहीं है। पर वो मना कर देती हैं, नहीं, तुम उनकी पर्सनल मेड हो। हम तुम्हें सिर्फ हल्का काम देंगे ताकि अगर मार्किस तुम्हें बुलाए तो तुम तुरंत जा सको। ऐना को मार्किस की वो बात याद आती है जो उसने 2 दिन पहले कही थी, अगले कुछ दिन तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, पर अगर मेरी याद आए तो आ सकती हो। ऐना अपने मन में सोचती है, सच कहूं तो मुझे उसे रोज देखने की आदत हो गई है। शायद इसलिए मुझे उसकी कमी खल रही है। पर एक बात समझ नहीं आ रही, मैं अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? अगर रेड मून लालचंद जल्द ही निकल आया तो मैं इस साल अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जा पाऊंगी। और अगर मैं कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई तो क्या मैं हमेशा के लिए यहां कैद हो जाऊंगी? क्या मैं हमेशा उसकी भागी हुई बीवी की रिप्लेसमेंट बनकर रहूंगी? मेरे अंदर की ये चाहत मुझे एक दिन बर्बाद कर देगी। तभी उसकी दोस्त उसे टोक देती है, ऐना, क्या हुआ, कुछ कह रही हो? ऐना हड़बड़ाकर बोलती है, नहीं, कुछ नहीं। दोस्त कहती है, मुझे लगा शायद कुछ टूट गया है। वैसे तुमने सुना, जो नोबल लेडी यहां आ रही है वो दूसरों की गलतियां निकालने में माहिर है। सर बर्ट और बाकी सब बहुत परेशान है। लोग कह रहे हैं कि वो मार्किस की मंगेकर फियांसे है और उनके बीच शादी की बात पक्की हो चुकी है। ये सुनते ही आना के पास जैसे सांस लेने की जगह नहीं बचती। वो सुन्न हो जाती है। उधर वो लेडी मार्कस से मिल रही है। वो मार्कस को घूरती और कहती है, तुम अभी भी पहले जैसे ही डरावने हो और तुम्हारी यही बात मुझे पसंद है, पर लगता है इन दिनों तुम थोड़ा बदल गए हो। क्या तुम ठीक हो? मार्कस ठंडी आवाज में जवाब देता है, हाँ, कह सकती हो कि मैं ठीक हूं। वो लेडी मुस्कुराकर बोलती है, लगता है तुम्हारे पास सुनाने को बहुत कुछ है और मैं वही सुनने आई हूं। तभी मिस सटेज भागती हुई आती है और एकदम मीठी आवाज में कहती है, लेडी ब्रैम्प्ट, आप सच में आ गईं? लेडी ब्रैम्प्ट उसे देखकर कहती है, हाँ मिस सटेज, तुम्हारा खत मिलने के बाद मुझे आना ही था। तुमने इतनी गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट जो की थी। इधर किचन में मीड्स की गॉसिप शुरू हो जाती हैं। ये मिस सटेज कितनी बेशर्म है। जब से वो लेडी आई है, मिस सटेज मार्कस के पीछे पीछे दुम की तरह लगी हुई है। मार्कस की उनके साथ प्राइवेट मीटिंग है, पर ये औरत वहां भी घुसने की कोशिश कर रही है। दूसरी मेड बोलती है, इसमें नया क्या है, वो हमेशा से ऐसी ही है। पर सच तो ये है कि चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले, रहेगी तो वो 7 हॉल्ट की आया ही, गवर्नेंस ही। लेडी ब्राम्ट एक काउंट की बेटी हैं, उनका स्टेटस बहुत ऊपर है। मिस सटेज का मुकाबला कभी नहीं कर सकती। ये सब सुनते ही आना का चेहरा उतर जाता है। मेड्स आगे कहती हैं, सुना है मार्केस और लेडी ब्राम्ट के बीच शादी की बात बहुत पुरानी है, पर वो दोनों ज्यादा मिलते नहीं हैं। शायद कुछ प्रॉब्लम है। एक मेड अन्ना से पूछती है, अन्ना, चेरी की तैयारियां कैसी हैं? अन्ना धीरे से बोलती है, ठीक है, काम मुश्किल नहीं है, मैं कर लूंगी। दोस्त पूछती है, क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हें मार्केस के पास होना चाहिए था ना? अन्ना अपने दर्द को छुपाते हुए कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं। इसका मतलब उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। मैं एक मेड हूं और मेरा काम बस काम करना है। अन्ना के कपड़े पूरी तरह गंदे हो चुके हैं, पर उसका ध्यान काम में है ही नहीं। वो अपने मन में बोल रही है,
मैं कितनी बड़ी पागल हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मार्कस की मंगनी हो चुकी है या वो किसी से शादी करने वाला है। हमारे बीच रिश्ता ही क्या है। वो बस मेरी असली दुनिया में वापस जाने में मदद कर रहा है, उसके अलावा हम कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक रिप्लेसमेंट हूँ। ये बात मुझे शुरू से पता थी, फिर आज दर्द क्यों हो रहा है। तभी एक सर्वेंट भागता हुआ आता है और चिल्लाता है, अन्ना जल्दी चलो, बिल्कुल वक्त नहीं है। अन्ना हैरानी से पूछती है, क्या हुआ, अचानक इतनी जल्दी क्यों। सर्वेंट कहता है, मुझे नहीं पता, पर मार्कस ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। अन्ना सोचने लगती है, उन्होंने तो कहा था जब तक मेहमान है तब तक मुझे काम पर आने की जरूरत नहीं, फिर अचानक क्यों बुलाया। सर्वेंट उसे वॉर्न करता है, अन्ना होश में रहना, मार्कस इस वक्त ड्राइंग रूम में है और वो अकेले नहीं है, लेडी ब्रैम्प्ट भी उनके साथ हैं। कमजोर मत पड़ना और उन्हें गलती निकालने का कोई मौका मत देना। अन्ना डरते डरते दरवाजा खटखटाती है। मार्कस की आवाज आती है, अंदर आओ। अन्ना अंदर जाकर धीरे से बोलती है, माय लॉर्ड, आपने बुलाया। लेडी ब्रैम्प्ट अन्ना को ऊपर से नीचे तक घूरती है और कहती है, तो ये है वो लड़की जो तुम्हारी पहली पर्सनल मेड बनी है। अन्ना को वहां खड़े खड़े घुटन होने लगती है। उसे लग रहा है जैसे मार्कस उसे यहां सिर्फ जलील करने के लिए लाया है। लेडी ब्रैम्प्ट आगे बोलती है, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी उस लड़की को देखने की जिसे मार्कस ने अपने इतने करीब आने दिया। मैं इसे बरसों से जानती हूं, पर इसने कभी किसी को अपने पास भटकने नहीं दिया। तभी मिस सटेज बीच में बोलती है, हाँ माय लेडी, ये काम तो ठीक ठाक कर लेती है, पर देखिए शायद किचन से सीधा भागी चली आ रही है, कपड़े बदलने का वक्त भी नहीं मिला इसे। अन्ना अपने गंदे कपड़ों को देखकर शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो धीरे से बोलती है, आई एम सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेडी ब्रैम्प्ट हंसती है और कहती है, अरे ये तो बहुत मासूम है। अन्ना का दिल अंदर से फट रहा है। वो चीख कर मार्कस से पूछना चाहती है, मैं यहां क्यों खड़ी हूं? आपने मुझे ये सब देखने के लिए क्यों बुलाया? क्यों मुझे दिखा रहे हो कि आप उस औरत के साथ बैठे हो जो आपकी बीवी बनने वाली है? सब कुछ होने के बाद आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कुछ तो बोलो मार्कस, प्लीज कुछ तो बोलो। लेकिन मार्कस खामोश बैठा बस उसे देखता रहता है।